स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीए थर्ड सेम की जो पोइम है ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न्स। दो ही तीन पोइम जो है इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस इनके अंदर है। जॉन कीट्स की लिखी हुई है, सभी जानते हैं जॉन कीट्स को। थोड़ी सी उम्र में बेचारे एक्सपायर हो गए थे, इनको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी थी। छोटी सी उम्र में शायद 25th और 26th ईयर में ही एक्सपायर हो गए थे। तो इन्होंने ये इनकी जो बेस्ट पोइम है ओड है उनमें से एक आती है। ये मतलब पीजी लेवल पे भी आती है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इसको काफी सारी यूनिवर्सिटियों में है। और इसको मैंने मतलब पोइम जो है इसकी सेपरेटली डाली जाएगी और पहले डाली हुई है, मैं उसको अटैच भी कर दूंगा साथ में। और इसके जो एप्रिशिएशन है, क्रिटिकल एप्रिशिएशन, इसके समरी इसकी, क्योंकि अकेली पोइम से ये समझ में नहीं आएगी, उसकी जो समराइज करना है वो जरूरी है। तो अंडरस्टैंड में दिक्कत आ रही, तो इसलिए मैं आज जो है थोड़ी सी इसकी समरी और साथ में पोइम, अगर पॉसिबल हुआ तो पोइम भी साथ में इसकी या तो वही अटैच कर दी जाएगी या फिर दूसरी जो है वो सेम ही बात है। मैंने बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है उसके अंदर, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके या मेरे चैनल पे जाके उसको ढूंढ सकते हैं। आज जो है पहले इसकी समरी करेंगे। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न। ग्रेशियन अर्न, अर्न क्या होता है पहले हमने ये समझना जरूरी है। अर्न कहते किसे हैं? ये अर्न होता अस्थि कलश। मतलब जैसे अपने यहाँ पे भी आदमी जब मर जाते हैं तो उसकी अस्थियों को लेके बहुत सी जगह पे परंपराएं, हरिद्वार में जाते हैं या गढ़ गंगा जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। और जो बड़े बड़े राजनेता हैं तो इन्होंने तो मतलब धरती पे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि मेरी जो मिट्टी को, जो अस्थियां हैं उनको भारत की मिट्टी में मिला देना, मतलब हवाई जहाज में ले जाके ऊपर से खेतों पर बिखेर देना। ऐसे लोगों की इच्छाएं होती, विल्स होती हैं उनकी। परंतु कहीं पे अपने यहाँ पे ट्रेडिशंस होती हैं, काफी जगह पे परंपराएं हैं कि उनकी अस्थियों को मरने के बाद में हरिद्वार में ले जाया जाता है और वहां पे गंगा में प्रवाहित किया जाता है। परंतु ये जो अंग्रेज लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, शायद ये अस्थियां जो है एक अर्न मिलता है बाजार में, जब कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है तो अर्न को लेके आते हैं। इसको अस्थि कलश कहते हैं। मतलब उसके जो कुछ अवशेष हैं वो इसमें डाल दिए जाते हैं। इसको हमेशा याद रहता है उनको, वो आदमी जो है घर में रखते हैं इस अस्थि कलश को। और इस अस्थि कलश के ऊपर कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं, काफी सारी तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों का वर्णन जो है जॉन कीट्स ने मतलब किस तरीके से, मतलब कला को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने, हालांकि अर्न पे पिक्चर बनाने वाला, छापने वाला कोई और कलाकार है, परंतु जॉन कीट्स जो हैं उनका क्या मीनिंग निकालते हैं इस पोइम के अंदर बहुत बेखूबी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। कहीं पे पुजारी दिखाया गया है, एक बछिया को लेके जा रहे हैं बलि चढ़ाने के लिए। कहीं पे एक गायक जो है वो बांसुरी बजा रहा है, कहीं पे आदमी खड़े हुए हैं, पेड़ हैं हरे भरे। इस प्रकार के पिक्चर जो इसके ऊपर फोटो दिखाई गई हैं और उन फोटो का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे कला को कहते हैं कि कला जो है परमानेंट है, मतलब ये स्थायी है। हालांकि आदमी जो है वो स्थायी नहीं है, ट्रांजिएंट, उसको ट्रांजिएंट कहा गया है। भाई आदमी जो है शॉर्ट लाइफ के लिए यहाँ पर आता है, परंतु कला हमेशा रहती है। और ये जो ना, ये अस्थि कलश मीन्स अर्न्स, उन लोगों को हमेशा उनके जो पूर्वज हैं उनकी याद दिलाता रहता है। पहले मैं समरी करवा देता हूं आपकी, उसके साथ में जरूरत पड़ी तो पहले ऑलरेडी मैंने पोइम डाली हुई है, और जरूरत पड़ती है तो मैं देखेंगे जैसा भी टाइम होगा इसके साथ अटैच करने की नौबत आई तो अटैच कर दी जाएगी या दोबारा बना दी जाएगी। इसमें हम समरी की बात करेंगे, एनालाइज करेंगे पूरा इसका। द पोइट सीज ए ग्रीक अर्न, की कवि जो हमारे जॉन कीट्स को एक अस्थि कलश दिखाई देता है। उन्होंने देखा, मतलब अस्थि कलश उनके वहां पे होता है, बस उसी का वर्णन किया। अस्थि कलश पे जो पिक्चर्स हैं उनका वर्णन करेंगे यहाँ पे। He says that the urn has been lying in silence for a number of years. वो कहते हैं कि अस्थि कलश जो है वर्षों से पड़ा हुआ है खामोशी के रूप में। नंबर ऑफ ईयर, बहुत से वर्षों से खामोशी के रूप में पड़ा हुआ है ये। इट सीम्स होता, प्रतीत होना, दैट द अर्न इज द अडोप्टेड चाइल्ड ऑफ टाइम। अडोप्टेड होता है गोद लिया हुआ चाइल्ड, बच्चा। कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो अर्न है, अस्थि कलश है, ये समय का गोद लिया हुआ बच्चा है। देन द पोइट आस्क, लुक एट द पिक्चर ऑफ नेचुरल लाइफ कार्व्ड ऑन द अर्न। कार्व्ड होता है नक्काशी करना, जो छापना, छपी हुई है उन तस्वीरों के ऊपर देखता है कवि, जो इस पर अस्थि कलश पर तस्वीरें हैं उनको देखता है, जो नक्काशी की हुई, जो छपी हुई पेंटर ने छापी है। सो द पोइट कॉल द अर्न द हिस्टोरियन ऑफ नेचुरल लाइफ, नेचर लाइफ। तो इसलिए ये कवि जो है अस्थि कलश को प्राकृतिक जीवन का इतिहासकार कहते हैं। अर्न को प्राकृतिक जीवन का इतिहासकार कहते हैं, अस्थि कलश को। Then the poet wonders, तब कवि को आश्चर्य होता है, whether the pictures are those of gods of the Thames valleys or the rural people of Arcadies। तब कवि जो है तस्वीरें दिखा रहे उसके ऊपर अस्थि कलश के वर्णन कर रहा है कि ये देवी देवता है टेम वैली के, या फिर रूरल पीपल्स हैं, ग्रामीण लोग हैं आर्केडी घाटी के।
ही सरप्राइज टू सी, वो आश्चर्य में पड़ जाता है देखे हाउ देर आर फाइन पिक्चर्स ऑफ मैन एंड ब्यूटीफुल लेडीज, म्यूजिशियन एंड द ट्रीज एंड ऑल आर एंजॉयिंग लाइफ। ही इज सरप्राइज टू सी, आश्चर्य में पड़ जाता है देखे कि हाउ देर आर फाइन पिक्चर्स ऑफ मैन, भी किस प्रकार यहाँ सुंदर तस्वीरें हैं आदमी की, ब्यूटीफुल लेडीज सुंदर औरतों की, म्यूजिशियन संगीतकारों की, एंड द ट्रीज और पेड़ों की, एंड ऑल आर एंजॉयिंग लाइफ, और सभी जिंदगी का मजा ले रहे हैं। सभी जो पिक्चर्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग वे से दिखाएगी इसके ऊपर। द पोइट कंसीडर इमेजिनेशन स्वीटर देन रियलिटी, कवि जो है विचार करता है, मानता है कल्पना को स्वीटर देन रियलिटी, वास्तविकता से अधिक मधुर कल्पना को मानता है। He sees that in the picture of अर्न, वो देखते हैं कि जो तस्वीर है अर्न अस्थि कलश के ऊपर, द पाइपर होता है जो संगीत बांसुरी बजाने वाला, इज प्लेइंग हिज पाइप, वो अपनी बांसुरी को बजा रहा है। पाइप मीन्स बांसुरी है यहाँ पे, पाइपर इज प्लेइंग हिज पाइप, अपनी बांसुरी बजा रहा है वो बांसुरी वादक का। द पोइट सेज, कवि कहता है दैट द हियर्स म्यूजिक इज स्वीट, जो संगीत सुना जाता है, मतलब जो वास्तविक में देखे हम संगीत सुन रहे हैं तो बहुत बढ़िया होता है, बट द म्यूजिक दैट इज नॉट हियर्ड एंड इज ओनली इमेजिन्ड इज स्वीटर, परंतु जो संगीत सुना नहीं जाता है, केवल कल्पना की जाती है, वो उससे भी बढ़िया होता है। क्योंकि ये जो अस्थि कलश पे फोटो में बांसुरी बजाता हुआ दिखाया गया है, यहाँ पे केवल इमेजिन किया गया है, तो संगीत तो हमारे को सुनाई नहीं दे रहा। जो हम संगीत सुनते हैं वो बढ़िया होता है, परंतु जो इमेजिन किया जाता है, जो कल्पना की जाती है, वो उससे भी बढ़िया होता है। Then the poet tells the piper, तब कवि जो है उस बांसुरी वादक को कहता है that music will never come to an end, कि आपका संगीत कभी खत्म नहीं होगा, and autumn will never troubles the trees shown on the earth, और पतझड़ ऋतु जो है कभी भी जो अस्थि कलश के ऊपर दिखाएगी इसके ऊपर से जाएगी नहीं, पेड़ों को कभी परेशान नहीं करेगी यहाँ पर जाने के लिए। मतलब अस्थि कलश के ऊपर पेड़ हरे भरे दिखाए गए हैं तो वो हरे भरे ही रहेंगे। द ट्रीज विल ऑलवेज रिमेन ग्रीन, पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहेंगे। ऑल्दो द लवर शोन ऑन द, यद्यपि जो प्रेमी दिखाया गया है ऑन द आर्न्स की, जो अस्थि कलश पर प्रेमी दिखाया गया, विल नेवर इम्ब्रास हिज बिलव्ड, इम्ब्रास होता है गले लगाना, कि अपनी प्रेमिका को कभी गले नहीं लगा पाएगी, क्योंकि दोनों पिक्चर्स में है, थोड़े गैप में है, तो ऐसे ही रहेंगे वो। Yet his beloved will always remain beautiful, परंतु उसकी प्रेमिका जो है, उसकी beloved प्रेमिका always remain beautiful, हमेशा सुंदर रहेगी, and he will go on loving her, वो हमेशा उसको प्यार करता रहेगा। Her youth and beauty will never be diminished, की उसकी जवानी और सुंदरता कभी भी डिमिनिश्ड होता है, कम होना कभी भी वो कम नहीं होगी, क्योंकि ये पिक्चर्स में है, सिर्फ इमेजिन किया है कवि ने उनको, मतलब जो अस्थि कलश के ऊपर, जो आर्न के ऊपर पिक्चर जो है उनका ही वर्णन कर रहा है, ये जो तस्वीरें उसके ऊपर छपी होती हैं ग्रेसियन आर्न के ऊपर। द पोइट प्रेजेस द परमानेंस ऑफ आर्ट, यहां पर कवि जो है प्रशंसा करता है परमानेंस ऑफ आर्ट की, कला जो है परमानेंट स्थायी होती है। कंपेयर्स इट विद मैन्स लाइफ, उसकी तुलना आदमी की जिंदगी से करें तो जो कला है वो हमेशा परमानेंट होती है, परंतु आदमी की जिंदगी स्थायी नहीं होती है। सो द लीव्स ऑफ द ट्रीज ऑन द अर्थ, तो इसलिए जो पत्ते हैं पेड़ों के ऊपर, अस्थि कलश के ऊपर, विल नेवर विदर, वो कभी मुरझाएंगे नहीं, एंड फॉल, ना ही कभी गिरेंगे, एंड द स्प्रिंग विल नेवर कम टू एन एंड, और कभी बसंत ऋतु, स्प्रिंग होता बसंत ऋतु, कभी भी खत्म नहीं होगी। इन द सेम वे, इसी तरीके से द म्यूजिशियन विल गो ऑन प्लेइंग हिज म्यूजिक, जो संगीतकार बांसुरी बजा रहा है वो अपना संगीत बजाता रहेगा, एंड विल नेवर बी टायर्ड, होता थकना, वो कभी थकेगा नहीं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मैन्स लाइफ इज ट्रांजिटरी, कि ट्रांजिटरी होता है अक्षण भंगुर, कि आदमी की जिंदगी जो है थोड़े समय के लिए होती है। द लव ऑफ द लवर शोन ऑन द अर्न इज पावरफुल एंड प्लीजेंट, परंतु जो प्यार ऑफ द लवर, प्रेमी का, शोन ऑन द अर्न, जो अस्थि कलश के ऊपर दिखाया गया है, इज पावरफुल, बहुत ही ताकतशाली है, एंड प्लीजेंट, और बहुत ही सुहावना है, मीन्स बहुत बढ़िया है। Although he will never succeed in his purpose, यद्यपि अपने उद्देश्य में कभी सफल तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी प्रेमिका और उसमें गैप दिखाया गया है वहां पर। Yet his love will always remain fresh, परंतु हमेशा उसका प्यार जो है तरोताजा रहेगा। The poet asks the urn, कवि जो अस्थि कलश से पूछता है, who the persons are coming to perform a sacrifice, यहाँ पे एक बलि चढ़ाने के लिए, एक बछिया की बलि चढ़ाने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो अस्थि कलश से पूछता है कि ये लोग कौन हैं जो उस बछिया को लेके यहाँ पे सेक्रीफाइस करने के लिए, उसकी बलि चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। द पोइट आस्क्स द अर्न, की अस्थि कलश से कवि पूछता है, हु द पर्सन्स आर, कौन आदमी है, आर हु कमिंग्स टू परफॉर्म ए सैक्रिफाइस, जो बलि चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, बलि देने के लिए। ए प्रीस्ट इज लीडिंग द पीपल्स, के एक पुजारी जो है वो आगे आगे चल रहा है उन लोगों के। द सैक्रिफाइसल स्काफ, जो बलि चढ़ने वाला बछड़ा है, इज लोइंग होता है रामना, टुवार्ड द स्काई, आसमान की तरफ मुंह करके वो चिल्ला रहा है, रो रहा है बेचारा, उसको पता है कि कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर हूं,
ऑन द अर्न अस्थि कलश के ऊपर देयर इज द पिक्चर ऑफ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे की तस्वीर भी है, विच इज ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, जो नदी के किनारे पर है, और द सी या फिर समुद्र किनारे पर है। वो क्लियर उसमें नहीं दिखाया गया, ये जरूरी पानी वहां पे दिखाई दे रहा है, या तो समुद्र है या फिर नदी है, उसके किनारे के ऊपर है ये गांव। एट प्रेजेंट द टाउन इज एम्प्टी, और इसमें जो गांव है बिल्कुल खाली दिखाया गया है, अस्थि कलश के ऊपर फोटो है, वो गांव बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। एज ऑल द पीपल्स हैव गॉन टू द प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस, क्योंकि सभी लोग जो हैं उस बछड़े की बलि चढ़ाने के लिए गए हुए हैं। द पोइट सेज, कवि कहता है दैट द टाउन विल ऑलवेज रिमेन काम, कि ये गांव, ये शहर, ये कस्बा हमेशा शांत रहेगा। टाउन, कस्बा, विल ऑलवेज रिमेन काम होता है शांत, एंड एम्प्टी, खाली रहेगा, एंड नो वन विल कम बैक, और कोई भी आदमी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो फोटो है सिर्फ। एज ऑल द पीपल्स आर इंगेज्ड इन द सैक्रिफिशियल सेरेमनी, क्योंकि सभी लोग जो हैं उस बलि चढ़ाने वाला जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसमें इंगेज्ड सभी व्यस्त हैं। द पोइट थिंक, कवि सोचता है दैट द अर्न इज द सिंबल ऑफ एंशिएंट ग्रीक, ये अस्थि कलश जो है एक प्रतीक है, सिंबल है प्राचीन यूनानी कला का। एंड द अर्न लुक्स ब्यूटीफुल विद ऑल द पिक्चर्स ऑन इट, और अस्थि कलश जो है बड़ा सुंदर नजर आता है जितनी पिक्चर, जितनी तस्वीरें इसके ऊपर दिखाई गई हैं। द पोइट सेज, कवि कहता है दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग विच आर इंस्पायर्ड इन अस ऑन सीइंग द अर्न्स, की हम नहीं समझ सकते कि वो भावनाएं विच आर इंस्पायर्ड, जो प्रेरित की जाती हैं अस्थि कलश को देख के। एक आदमी जो है ना, जब अस्थि कलश को देखता है तो एकदम दिल में ये बात आती है, जैसे हम शमशान घाट में जाते हैं तो उस समय सब कुछ भूल जाते हैं, कि बात रहती है कि अंतिम गोल जो है, लक्ष्य यही है हमारा, सबको यहीं पे, यात्रा सबकी यहीं पे खत्म होनी है। तो अस्थि कलश को देख के ना वो एक आदमी के अंदर क्या भावनाएं आती हैं कि हम नहीं समझ सकते ये। सच थॉट द पोइट सेज दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं सकते द फीलिंग, वे भावनाएं विच आर इंस्पायर्ड इन अस ऑन सीइंग द अर्न, जो अस्थि कलश को देख के हमारे अंदर आती है। सच थॉट्स कम टू आवर माइंड, इस प्रकार के विचार हमारे दिमाग में आते हैं व्हेन वी ट्राई टू अटेन द इनफाइनाइट, जब हम अनंतता को अचीव, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। व्हेन द प्रेजेंट जनरेशन बिकम ओल्ड, जब वर्तमान पीढ़ी बूढ़ी हो जाएगी, इवन देन द अर्न विल रिमेन ब्यूटीफुल, यहां तक तब ये अस्थि कलश जो है तब भी सुंदर रहेगा फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए। द अर्न विल कंसोल द पीपल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, अर्न, ये अस्थि कलश जो विल कंसोल, सांत्वना देगा द पीपल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी के लोगों को। इट विल गिव देम दिस डीप थॉट, ये गहरे विचार उनको देगा, दैट वट एवर ब्यूटीफुल, कि जो वट एवर इज ब्यूटीफुल, जो भी सुंदर चीज है, इज ट्रू, वो सच होती है, एंड वट एवर इज ट्रू इज ब्यूटीफुल, और जो भी सच होता है वही सुंदर होता है। मतलब इसमें बहुत अच्छी तरीके से कवि ने अस्थि कलश के ऊपर, ग्रीक यूनानी जो अस्थि कलश है उसके ऊपर जो तस्वीरें हैं, जो प्राकृतिक सीन दिखाए गए हैं, उनका वर्णन दिया और उनका मीनिंग बहुत अच्छी तरीके से बताया है। मतलब इसको एक तरह के वो कहते हैं कि मानवीयकरण अलंकार इन्होंने यूज किया है उसमें, मतलब सही सच्ची, मतलब बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त किया है कि जिस प्रकार मानव की एक्टिविटी होती है वैसे ही हर पिक्चर्स का मीनिंग क्या है और कहां से ली गई है और क्या ये व्यक्त करती है, वो अच्छी तरीके से बताई गई है। और इसके साथ में एक दो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बता ही देता हूं, कर लेते हैं इसके अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑड ऑन ए ग्रीशियन अर्न्स, या फिर ये कहते हैं कि डेवलपमेंट थॉट्स, ट्रांजिएंस एंड परमानेंस ऑफ पोएम। ट्रांजिएंस होता है अक्षण भंगुर, कुछ समय के लिए, और परमानेंस होता है स्थायी, कि ये मतलब दोनों चीजों के बीच में कि आदमी की जिंदगी जो है परमानेंट नहीं, अक्षण भंगुर शॉर्ट टाइम के लिए है, और कला जो है परमानेंट है, वो तो उसके बारे में विचार दे रही हैं। इन दिस पोएम किड्स गिव्स द थीम ऑफ ट्रांजिएंस एंड परमानेंस। ट्रांजिएंस होता है मतलब शॉर्ट टाइम के लिए। इस कविता के अंदर कवि जो है हमारे को जो थीम दे रहे हैं, निष्कर्ष निकाल के दे रहे हैं कि अक्षण भंगुरता और परमानेंस, स्थायी तंत्र के ऊपर। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर मैनी थिंग्स आर टेम्परेरी, बहुत सी चीजें जो हैं अस्थायी हैं। दे आर डिसअपियर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वो खत्म हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। बट सम थिंग्स आर परमानेंट, परंतु कुछ चीज स्थायी होती हैं। दे रिमेन फॉरएवर, वो हमेशा रहती हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार लाइफ इज ट्रांजिएंट, की जिंदगी जो है अक्षण भंगुर है, ट्रांजिएंट, बट आर्ट इज परमानेंट, परंतु कला जो है वो स्थायी है। द पोइट इल्यूस्ट्रेट द आइडिया, कवि जो है दर्शाता है, इल्यूस्ट्रेट होता है दर्शाना, दिस आइडिया, इस विचार को थ्रू द पिक्चर्स ऑन द अर्न, अस्थि कलश के ऊपर जो तस्वीरें हैं उनके माध्यम से ये दर्शाता है। ए नंबर ऑफ पिक्चर आर कार्व्ड ऑन द अर्न, अस्थि कलश के ऊपर बहुत सी तस्वीरें बनी हुई हैं, नकाशी की हुई, निकाली गई हैं। दीज पिक्चर डिपिक्ट होता है चित्रित करना, द सीन ऑफ द रियल लाइफ, ये तस्वीरें जो वास्तविक जिंदगी के तस्वीरों को वर्णन करे, दृश्यों को वर्णन करे। दीज पिक्चर, ये तस्वीरें डिपिक्ट, चित्रण करती हैं द सीन ऑफ रियल लाइफ, वास्तविक जिंदगी के दृश्यों का।
बट देयर इज ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दैम एंड द रियल लाइफ। परंतु एक तुलना दी गई है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट किया गया, कॉन्ट्रास्ट मीन तुलना, बिटवीन दैम उन तस्वीरों के बीच में एंड द रियल लाइफ और वास्तविक जिंदगी के बीच में तुलना है। दीज पिक्चर्स आर परमानेंट, ये पिक्चरें जो स्थायी हैं, वाइल आवर लाइफ इज चेंजिंग, जबकि हमारी जिंदगी जो है बदलती जा रही है। देर आर पिक्चर्स ऑफ ट्रीज, यहां पर तस्वीरें हैं पेड़ों की, पाइपर्स एक बांसुरी वादक की, एंड द लवर्स और प्रेमियों की ऑन द अर्न, अस्थि कलश के ऊपर तस्वीरें पेड़ों की, बांसुरी वादक की और प्रेमियों की तस्वीरें। दे आर परमानेंट, वो हमेशा रहेंगी, स्थायी है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द ट्रीज, द पाइपर्स एंड द लवर्स इन रियल लाइफ, अगर वास्तविक जिंदगी में हम प्रेमियों को देखें, पेड़ों को देखें, बांसुरी वादक को देखें, ऑफ रियल लाइफ में आर ट्रांजिएंट, ये अक्षण भंगुर है। वास्तविक जिंदगी में अगर कोई पेड़ होगा तो वो एक दिन गिरेगा, आदमी होगा तो एक दिन मरेगा, प्रेमी होगा तो एक दिन उनका तो एंड वो भी निश्चित है। मतलब वास्तविक जिंदगी में सभी चीजें जो हैं वो ट्रांजिएंट हैं, परंतु जो कला है वो हमेशा परमानेंट होती है। द पोएट सेज, कवि कहता है दैट मैन कम टू एंड गो, आदमी आते हैं और जाते हैं, बट द अर्न विल गो रिमेन्स परमानेंट, परंतु ये अस्थि कलश जो हमेशा स्थायी रहेगा। सून द प्रेजेंट जनरेशन विल बिकम ओल्ड, शीघ्र ही जो वर्तमान पीढ़ी है वो बूढ़ी हो जाएगी, एंड द न्यू यंग जनरेशन विल स्प्रिंग अप, और नई पीढ़ी जो है बाहर आएगी। बट द अर्न विल रिमेन ए पिक फ्रेंड टू द मैन, परंतु ये अस्थि कलश जो है वो आदमी का दोस्त रहेगा इन एवरी जनरेशन, हर पीढ़ी के अंदर। इट विल पास द मैसेज, संदेश देता रहेगा ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का, ब्यूटी से सुंदरता का, टू मैन, आदमी को सच्चाई और सुंदरता का संदेश अस्थि कलश देता रहेगा। इट विल टीच मैन द फिलोसफिकल लेसन्स, की आदमी को दर्शन शास्त्री का विचार देता रहेगा, शिक्षा देता रहेगा, दार्शनिक शिक्षा। दैट वट एवर इज ट्रू, कि जो भी चीज सच है, इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, एंड वट एवर इज ब्यूटीफुल, और जो भी चीज सुंदर है वो सच है। दस द पोइम कन्वे द आइडिया, तो इस प्रकार कवि जो है एक कविता कन्वे व्यक्त करती है द आइडिया ऑफ ट्रांजियंस की, अक्षण भंगुरता का, और परमानेंस और स्थायित्व का। परमानेंट और अक्षण भंगुर मतलब कुछ में शॉर्ट लिव, शॉर्ट लाइफ और परमानेंट लाइफ के बीच में यहां पे विचार व्यक्त किया गया है। दोनों के बीच में ये दिखाया गया है कि आदमी की जिंदगी जो है ट्रांजियंस है और जो कला है वो परमानेंस है। यहाँ पर इसमें बहुत अच्छी तरीके से मतलब पिक्चरों को एलोब्रेट किया है इन्होंने। एक क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं। किड्स इज प्रीऑक्युपाइड से विद द परफेक्शन, कवि जो है मानता है कि प्रीऑक्युपाइड होता है इनग्रोस इन थॉट, मतलब विचारों में लीन होना, विद द इम्परफेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन्स एक्सपीरियंस, की आदमी के अनुभव जो है वो अपूर्ण है, एंड द परफेक्शन ऑफ आर्ट, और कला जो है पूर्ण है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछला क्वेश्चन था। ट्रांजियंस और परमानेंसी दो चीजों के ऊपर कविता के अंदर बताया गया है। इन दिस पोइम में किड्स कन्वे द आइडिया, कि कवि जॉन किड्स जो हैं वो विचार व्यक्त करते हैं दैट ऑर्डिनरी ह्यूमन्स एक्सपीरियंस इज इम्परफेक्ट, कि साधारण आदमी के अनुभव किसी के भी लगाए हम वो इम्परफेक्ट है, पूर्ण होते हैं, वेयरएज आर्ट इज परफेक्ट, जबकि कला जो पूर्ण होती है। द पोइम आल्सो कन्वे द थीम, की कविता के अंदर विचार दिखाया गया दैट आर्ट इज परमानेंट, कला जो स्थायी है, वेयरएज ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिएंट, कि जबकि मानव की जिंदगी जो है अक्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए शॉर्ट लाइफ है। द पोइट इल्यूस्ट्रेट द आइडियाज थ्रू द पिक्चर ऑन द अर्न, कवि जो विचार व्यक्त करता है, इल्यूस्ट्रेट होता है दर्शाना, इस विचार को दर्शाता है थ्रू द पिक्चर्स ऑन द अर्न, अस्थि कलश पर जो तस्वीरें उनके साथ में। द ट्रीज डिपिक्टेड ऑन द अर्न, की जो पेड़ दिखाए गए हैं इसके ऊपर, डिपिक्टेड चित्रित किए गए हैं अस्थि कलश के ऊपर, विल ऑलवेज रिमेन ग्रीन, वो हमेशा हरे रहेंगे क्योंकि वो तो तस्वीरें हैं। दे विल नेवर सेड देयर लीव्स, अपने पत्तों को कभी भी अलविदा नहीं कहेंगे। सेड होता गिराना और लीव्स माने पत्ते, अपने पत्तों को कभी गिराएंगे नहीं। दिस डज नॉट हैपन इन रियल लाइफ, वास्तविक जिंदगी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आदमी जिसने जन्म लिया है या पेड़ जो हमने लगाया है एक दिन वो एड होगा ही होगा। द हैप्पी पाइपर्स विल गो ऑन पाइपिंग, यहाँ पे एक बांसुरी वादक है, फोटो के अंदर जो बांसुरी बजा रहा है वो बजाता रहेगा। ही विल नेवर बी टायर्ड, कभी थकेगा नहीं। वास्तविक जिंदगी में अगर कोई बांसुरी बजाएगा तो कुछ टाइम बीइंग के लिए वो थक जाएगा, बट यहाँ पे जो पिक्चर्स में नहीं थकेगा। His songs are unheard, उसके संगीत सुना तो नहीं जा सकता है क्योंकि हमारे को दिखाया गया है सिर्फ, बट दे आर स्वीटर देन द रियल लाइफ सॉन्ग, परंतु वास्तविक जिंदगी में जो गीत होते हैं उनसे कहीं बढ़िया है। ये जॉन किड्स कह रहे हैं कि वास्तविक जिंदगी में जो गीत हम सुनते हैं डीजे के ऊपर, उनसे कहीं बढ़िया गीत है इस बांसुरी वादक का। देयर इज ए लवर कार्ड ऑन द अर्न, एक प्रेमी दिखाया गया अस्थि कलश के ऊपर। ऑल्दो ही विल नेवर बी एबल टू किस हिज बिलव्ड, यद्यपि अपनी प्रेमिका को कभी चूम नहीं पाएगा, यट ही विल ऑलवेज रिमेन यंग, परंतु हमेशा नौजवान रहेगा वो। हिज लव विल ऑलवेज बी फ्रेश एंड वार्म, उसका प्यार जो है हमेशा तरोताजा एंड वार्म, गर्म जोशी भरा रहेगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ लव इन रियल लाइफ इज इम्परफेक्ट, कि जो प्यार है वास्तविक जिंदगी में वो इम्परफेक्ट, अपूर्ण है। इट रिजल्ट्स इन अनहैप्पीनेस, उस प्यार के अंदर जो रियल लाइफ में है वो दुखी, परेशानियां ही परेशानियां हैं। किड्स कम्स टू द कंक्लूजन, जॉन किड्स निष्कर्ष निकालते हैं दैट द जॉय ऑफ आर्ट इज परफेक्ट एंड इटर्नल, कि जो कला का
खुशी है, कला की जॉय ऑफ आर्ट, कला की खुशियां हैं, इज परफेक्ट, वो पूर्ण है, एंड इटरनल, अनंत है, वो अनंतता तक चलती हैं। इट इज मोर सेटिस्फाइंग देन द जॉय ऑफ रियल लाइफ, अधिक संतुष्टि देने वाली है देन द जॉय, उन खुशियों के बजाय जो वास्तविक जिंदगी में मिलती है उनके बजाय ज्यादा संतुष्टि हमें इनसे मिलती है। विच आर पासिंग, जो जिंदगी गुजर रही है, एंड ट्रांजिएंट, और अक्षण भंगुर जो जिंदगी है उसके बजाय ये ज्यादा संतुष्टि देती है। दस द पोएम कन्वे द आइडिया, तो इस प्रकार इस कविता में विचार व्यक्त किया जाता है दैट आर्ट इज परफेक्ट, कला जो है वो पूर्ण है, एंड परमानेंट, और स्थायी है, अपने आप में परिपूर्ण है और स्थायी है, वो हमेशा रहेगी। वेयर एज ह्यूमन्स लाइफ इज इम्परफेक्ट, जबकि आदमी की जिंदगी परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, एंड ट्रांजिएंट है, ये परमानेंट है, कला हमेशा परमानेंट होती है, और जो रियल लाइफ है वो ट्रांजिएंट है, मतलब कुछ समय के लिए है, अक्षण भंगुर है। तो ये थोड़ी मुश्किल थी, इसलिए मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं, समरी भी करवाई हैं, और पोइम जो है इसके साथ में अटैच कर दी जाएगी, नीचे आप लिंक में देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हाँ, दूसरे बच्चों को एडवाइस है कि भाई अगर कोई आपको बढ़िया मिलती है तो दूसरों को भी शेयर कर दिया करो। वैसे मैंने आज तक किसी को ये बात नहीं बोली कि आप शेयर करें, बट अगर किसी का कोई बेनिफिट हो जाता है तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मतलब नॉलेज जो है वो बांटने से बढ़ता है, किसी भी चीज को हिडन रूप में नहीं रखना चाहिए। मेरी तो ये थ्योरी है कि जो आता है वो बता दें, इसीलिए मैंने ये चैनल जो है सोशल सर्विस के लिए विशेषकर बनाया, अभी समाज सेवा जिंदगी में करनी है। चलो, ओके, थैंक यू।